हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस सीरीज़ में जो एसएससी मेंस के लिए चल रही है उसमें कुछ नए क्वेश्चंस जो पैटर्न अभी लेटेस्ट जुड़ा है उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न आपको दे रखा है, इट इज़ डैश गोइंग टू चेंज द वर्ड। ये तो फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। तो इट इज़ डैश गोइंग टू चेंज द वर्ड, तो मान के चलिए कि इन चार ऑप्शंस में से जो आपको करना है, अगर आप यहाँ पे कोई भी वर्ब लगा रहे हो तो इसका मतलब सब्जेक्ट चाहिएगा आपको, और सब्जेक्ट चाहिएगा तो फिर मी से तो काम नहीं चलेगा क्योंकि मी तो खुद ही एक ऑब्जेक्ट होता है, तो मी को तो आप काट देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इट इज डैश जो भी आएगा वो कॉम्प्लीमेंट आएगा, मतलब इट जो है उसके बराबर होगा, और इट यहाँ चूंकि सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो आगे वाला पार्ट भी सब्जेक्ट ही इसका होगा। तो यहाँ पे आपको आंसर करना चाहिए इट इज़ आई। इसमें क्यों नहीं गए हम? क्योंकि हु से पहले जो शब्द होता है, हु से पहले जो एंटेसिडेंट होता है, जो पूर्वगामी शब्द होता है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाते हैं। तो अगर मैं आई को लेकर चलता हूं और इज लगाता हूं तो आई के अकॉर्डिंग तो इज आ नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे आई एम दे रखा है, तो आपका आंसर होगा 1 नंबर। दूसरा प्रश्न है, ये पैराजंबल का प्रश्न है। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। तो अब ये पैराजंबल का प्रश्न है। इसको करने के लिए आपको 4 ऑप्शंस तो देखने ही देखने हैं, 4 ऑप्शंस के बेसिस पर ही करना है। थोड़ा सा अलग टाइप का पैराजंबल है क्योंकि यहाँ पे आपको एक ब्लैंक दे रखा है, और इस ब्लैंक में आपको देखना है कि जो भी ऑप्शंस, मतलब आप कोई भी ऑप्शन चूज करेंगे वो सब खत्म होने के बाद में एंड जो है वो इससे होगा। ये मतलब है इसका, एंड इस चीज से होगा। मीन्स जो भी अंतिम आप एक वाक्य लिखेंगे उसको आपको जोड़ना पड़ेगा इस शोड हाउ टू रीच से। द मैप्स दैट विलियम क्लार्क मेड, तो कह रहा है कि मैप्स, जो नक्शे विलियम क्लार्क ने बनाए थे। अब यहाँ आप देखिए ऑप्शन क्यू आर एस और पी, मतलब पी क्यू आर एस चारों ही अलग अलग ऑप्शन से हैं। तो अगर पी पढ़ते हैं, शोइंग द ज्योग्राफी ऑफ द वेस्ट, हो सकता है कि मैप्स की विशेषता बताने के लिए आप लगा दें यहाँ पे। अगर आप क्यू करते हैं तो भी हो सकता है क्योंकि मैप्स की वर्ब लगा दी यहाँ पे। मैं सीधा सीधा ही मान सकता हूँ कि मैप्स दैट विलियम क्लार्क मेड, जो विलियम क्लार्क ने मैप बनाए थे वो पब्लिश हुए थे, बिल्कुल हो सकता है। आर दे रखा है द एक्सपीडिशन डिड नॉट फाइंड, ये नहीं होगा क्योंकि मेड के बाद में आपको ये भूल जाइए कि आगे वाला पार्ट दे रखा है क्या। इस पार्ट को तो आप भूल कर ही बात करें तभी आपका आंसर आएगा। तो इसको अगर हम भूल जाते हैं तो यहाँ पे आप ये समझिए कि सेंटेंस इतना ही है, तो आपको समझ में ये आएगा कि आर और एस से तो स्टार्ट नहीं हो सकता क्योंकि आर और एस पे फिर से सब्जेक्ट आ गया है, जबकि यहाँ तो इसको सेंटेंस को पूरा करने वाला पार्ट चाहिए आपको। तो आर और एस वाले विकल्प काट दीजिए, ये और ये दोनों गए, ठीक है। अब बस फर्क इतना है, दोनों में ही लास्ट में एस आर है, बस फर्क इतना है कि क्यू पी है और पी क्यू है। अगर मैं क्यू पी लेता हूं तो फिर देखिए ये जो एडजेक्टिव है ये बाद में आएगा। मैप्स जो विलियम क्लार्क ने बनाए वो मैप्स पब्लिश हुए 1810 और 1814 के अंदर, एक वाक्य पूरा हो गया। फिर कह रहा है शोइंग द ज्योग्राफी ऑफ द वेस्ट, ऐसा नहीं है। एडजेक्टिव जो है अपने नाउन के नज़दीक आना चाहिए, जिसकी विशेषता बता रहा है उसके पास आना चाहिए। तो मैप्स जो विलियम क्लार्क ने बनाए, शोइंग द ज्योग्राफी ऑफ द वेस्ट, जिसके अंदर उन मैप्स में क्या था, उन मैप्स में वेस्ट की ज्योग्राफी के बारे में बताया गया था और ये पब्लिश हुए थे। तो इसलिए पहले ये होना चाहिए एडजेक्टिव, उसके बाद में मैप्स की वर्ब लगनी चाहिए। तो इस लिहाज से आपका जो आंसर है वो क्या होगा, 4 नंबर, पी क्यू एस आर। आगे बढ़ने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों पार्ट्स में ये तो सेम है ही, ठीक है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर हुआ। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो वॉइस का प्रश्न है, और ये मैंने थोड़े से जंबल्ड ऑर्डर में लिए हैं शुरुआती कुछ क्वेश्चंस। तो इसमें देखिए, सोशल गैदरिंग्स शुड नॉट हैव बीन अलाउड बाय द गवर्नमेंट। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हैव बीन अलाउड दे रखा है, इसका मतलब पैसिव का स्ट्रक्चर है। बी के साथ में थर्ड फॉर्म होता है तो हम उसे पैसिव कहते हैं, और पैसिव का जब आप एक्टिव बनाओगे तो इसका मतलब बी वाला पार्ट हटेगा, तो इस बीन को हटाएंगे, इस बीन को हटाएंगे तो हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म रह जाएगी। अब आप देखो कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है। तो शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म देखिए पहले ऑप्शन में तो नहीं है क्योंकि शुड नॉट बी लगा रखा है, ठीक है। दूसरे में देखेंगे तो शुड हैव अलाउड ये दे रखा है शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, यहाँ पे शैल हैव दे रखा है तो ये काट दीजिए, और यहाँ वुड हैव दे रखा है तो ये वुड नॉट अलाउ दे रखा है तो ये काट दीजिए। तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 2 नंबर आपका आंसर होगा, ठीक है। ये प्रश्न नंबर 3 हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो आपको दे रखा है पैसेज से, और पैसेज को करने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि सबसे पहले आप प्रश्न पढ़ेंगे, और उस प्रश्न के मैंने कुछ चीज़ें बताई थी पिछले सेशंस, अगर आपने देखे हैं तो आपको पता होगा कि क्या अप्रोच पैसेज के लिए किसी भी विद्यार्थी की होनी चाहिए।
नहीं पता है मैं तो रिपीट कर देता हूं कि पैसेज करने के लिए प्रश्न पढ़ना है और जनरली पैसेज के अंदर जो आंसर्स होते हैं बिल्कुल एक निश्चित सीक्वेंस में होते हैं, बस आपको कीवर्ड्स देखने हैं, ट्रांसलेशन नहीं करना है, टाइम नहीं बिताना है वहाँ पे, बस कीवर्ड देखकर कीवर्ड मैच करिए पैसेज में और वहाँ उसके आसपास की लाइनें पढ़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए प्रश्न पे आते हैं। पहले प्रश्न दे रखा है कि अकॉर्डिंग टू दीज द पैसेज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ठीक है, अब जो कुछ भी है, मान लीजिए आपको नहीं पता है क्या चीज़ है, ये तो इसका फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको तो ये कीवर्ड मिला है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब क्या है। ठीक है, अब कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन तो शुरुआत से ही पढ़ना चाहिए क्योंकि पहला ही प्रश्न है और आप देख रहे हैं ये लार्ज स्केल फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एंड इम्प्रॉपर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ये दे रखा है आपको। अभी क्या चीज़ है ये पढ़ना है, तो ये कह रहा है बड़े स्तर पर फॉरेस्ट डिग्रेडेशन का मतलब पता है आपको कि वनों की कटाई वगैरह कर देंगे तो ये कम हो जाएगा वन का क्षेत्र, उसको बोला गया है। और इम्प्रॉपर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन आर वन ऑफ द कॉजेज ऑफ रिसेंट फ्लडिंग विटनेस्ड इन मोस्ट पार्ट ऑफ कर्नाटका एंड केरला ओवर द लास्ट 2 ईयर्स। ये तो कह रहा है कि ये 2 राज्य जो हैं यहाँ 2 सालों में जो बाढ़ आई है इनका कारण ये रहा। ठीक है, अब कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है क्या, तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो है वो एक नेचुरल और आर्टिफिशियल प्रोसेस है बाय विच कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड हेल्ड इन सॉलिड और लिक्विड फॉर्म। ये आपका आंसर है। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है क्या, ये एक नेचुरल या आर्टिफिशियल प्रोसेस है जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से हटाया जाता है और उसको सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है, ये इसका मतलब है। तो अब आप आ जाओ प्रश्न पे फिर से। प्रश्न क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है, पहला विकल्प देखिए, अ प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज केप्ट इन ओनली सॉलिड फॉर्म। ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में भी दे रखा है, सॉलिड फॉर्म में भी दे रखा है, तो ये तो नहीं होगा। फिर ये प्रोसेस है जो कि रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से, बिल्कुल ये हो जाएगा। सी में दे रखा है एक प्रोसेस है रिमूव करने का कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड डाल दिया इसने, जबकि हम बात किसकी कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये नहीं होगा। और डी में है अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मॉइस्चर की बात हमने नहीं की, कार्बन डाइऑक्साइड की बात की, तो आपका आंसर आ चुका है 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहना चाह रहा है। नंबर 5 में है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द रिडक्शन इन रेनफॉल इन द रीजन। किसी क्षेत्र में रेनफॉल की कमी अगर है तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या इफेक्ट पड़ने वाला है रेनफॉल में रिडक्शन का। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक का पार्ट तो हमने देख ही लिया, तो ये सॉलिड और लिक्विड फॉर्म तक चलना नहीं है, इससे आगे पढ़ेंगे। तो इससे आगे दे रखा है कि रिसर्चर्स at the Indian Institute of Science in their latest study report have found large scale land covers shaved off, leading to deforestation with degradation causing 20-25% anthropogenic carbon emissions। हमें ये नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है रेनफॉल वाली बात। फिर कह रहा है रिजल्टिंग इन अ रीजनल इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट पैटर्न्स, द लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर हैज ऑल्सो मॉडिफाइड द लोकल रेनफॉल पैटर्न। आगे रेनफॉल वाली बात, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि द स्टडी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पोटेंशियल ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स इन द वेस्टर्न घाट्स अ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बाई रिसर्चर्स फ्रॉम द, क्या दे रखा आगे, फ्रॉम द सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंसेज on the fragile western ghats investigated landscape dynamics with climate trends and carbon sequestration potential. The analysis indicated that the regions in the southern parts of the western ghats in Kerala and part of Karnataka have witnessed large scale climate changes. The central western ghats area shows a very meager change in temperature, while the rainfall shows increasing trends close to 100 mm and increase in rainy days up to 2 days. फिर कह रहा है the northern portion of the western Ghats latitude shows an increasing temperature of 0.5 degrees Celsius, 4 days increase in the number of this. These analyses demonstrate that land use has played a major role in moderating microclimatic condition. अभी तक वो रेनफॉल वाली बात नहीं आई है और ये देखिए आपका रेनफॉल वाली बात आ गई। ये कह रहा है द रिडक्शन इन रेनफॉल एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर कैन अफेक्ट कार्बन स्टॉक इन द रीजन। ये आपका आंसर है, ठीक है, सीधा सीधा कीवर्ड देखकर और आपको आंसर करना। ये तो मैंने पढ़ के बताया, जब आप खुद मन में पढ़ोगे तो और भी टाइम कम लगेगा आपको। तो यहाँ पे रिडक्शन इन रेनफॉल जो है ये कीवर्ड था, तो इस पे जाइए। और क्या दे रखा था आपको, कार्बन स्टॉकिंग की बात की है, तो कार्बन स्टॉकिंग आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नंबर 6 पे देखिए,
हाँ, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 ही देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि पैसेज के अकॉर्डिंग सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो एक तो दे रखा है द सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स एरिया शोज ए वेरी मीगर चेंज इन टेम्परेचर। क्या ये बात सत्य है? तो वेस्टर्न घाट्स एरिया कर्नाटका, अब ये तो देखो पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं कि उसके बाद में ही मिलेगा इसके अंदर। तो ये कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है, कौन सा फॉल्स है, कौन सा करेक्ट है, ये दे रखा होता है तो पढ़ना ही पड़ता है। बस कीवर्ड देखो, कीवर्ड क्या है? कीवर्ड है कि आपको दे रखा है वेस्टर्न घाट्स, है ना, एरिया कर्नाटका, ये देखो। तो वेस्टर्न घाट्स एरिया कर्नाटका देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए ये वाला, इस पार्ट में कहीं पर वेस्टर्न घाट्स की बात की थी क्या? ये देखो, इसमें हमने जहाँ तक पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ तक तो नहीं था, इसके बाद में वेस्टर्न घाट्स वाली बात यहाँ पे इसमें नहीं थी। दूसरे वाले पेज पे चलोगे तो दूसरे पेज पर इसके नीचे देखिए दे तो रखा है ये रहा कि सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स एरिया कर्नाटका शोज ए वेरी मीगर चेंज इन टेम्परेचर। यही था क्या कि सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स जो है कर्नाटका का, उसमें बहुत कम बदलाव आया है टेम्परेचर में, ये बात सत्य है। यही पहला स्टेटमेंट था आपका, देख लो कि सेंट्रल वेस्टर्न घाट एरिया शोज वेरी मीगर चेंज इन टेम्परेचर, यही बात सत्य है, करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये सही है। लेकिन इसमें पूछा है कि क्या एक कथन सत्य है कि सारे ही सत्य हैं, तो आपको नीचे ऑप्शन भी दे रखा है, तो इसका मतलब पूरे पढ़ने पड़ेंगे आपको। तो पहला तो सच है, अब दूसरा उड़ाइए, अगर दूसरा सही हो गया तो फिर तीसरा हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें ए एंड बी या ए एंड सी दे रखा है। हमें ऑप्शन दे रखा है या तो ए या बी या सी या फिर तीनों। दूसरा है एनालिसिस डेमोन्स्ट्रेट द लैंड यूज हैज प्लेड ए मेजर रोल इन मॉडरेटिंग माइक्रो क्लाइमेटिक चेंज कंडीशंस इन द वेस्टर्न घाट्स। तो लैंड यूज वाला देखो, लैंड यूज कहाँ पे दे रखा था, तो यहाँ पे इससे ऊपर अगर देखेंगे तो इसमें कुछ लैंड यूज वाली बात यहाँ तक तो नहीं की गई थी। इससे आगे देखिए, फिर देखिए लैंड यूज वाली बात पढ़ते चलिए, और ये देखो यहाँ पे एनालिसिस डेमोन्स्ट्रेट दैट लैंड यूज हैज प्लेड ए मेजर रोल इन मॉडरेटिंग माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस इन द वेस्टर्न घाट्स ओवर ए टेम्पोरल स्केल आ रखा है। तो ये वाली बात भी सच है, तो इसलिए आपका आंसर सीधा सीधा क्या हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ए और बी दोनों सही हैं, तो फिर अगले की पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। अगला प्रश्न है एंटोनिम्स में। एंटोनिम में पूछा है अनफेज्ड का एंटोनिम। अनफेज्ड, पहली बात तो फेज्ड क्या होता है, अचंबित होने को बोलते हैं। अनफेज्ड क्या होगा, जो अचंबित नहीं हो, कोई चीज़ सामान्य लगे अचंबित नहीं हो, उसको बोलते हैं अनफेज्ड। तो यहाँ पे इसका उल्टा, इसका मतलब अचंबित ही करना पड़ेगा, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा बीविल्डर्ड। अनडॉन्टेड है, ये होता है निडर। अनडॉन्टेड का मतलब निडर, जो साहसी हो, ये भी साहसी, बहादुर, शिवेलरस बहादुर, और वेलरस का मतलब भी बहादुर, ब्रेव, करेजस, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बीविल्डर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है नरेशन है। नरेशन में वही ऑप्शन से करोगे तो कॉर्नेलियस सेड टू पॉलिन यू कैन हैव योर ओल्ड जॉब बैक विद अ रेज इन द सैलरी। कैन की जगह क्या आएगा, कुड। एक बात ही देखनी है, तो कैन की जगह अगर कुड आएगा तो यहाँ पे आप देखें कॉर्नेलियस रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट वाली बात तो आ ही नहीं सकती यहाँ पे, क्योंकि प्लीज और काइंडली से स्टार्ट नहीं है, तो पहला ऑप्शन चला गया। दूसरे ऑप्शन में जाओगे तो कैन दे रखा है, तो ये भी काट दो, कैन का जगह कुड होगा। तीसरे ऑप्शन में जाओगे तो कुड हैव दे रखा है, और फोर्थ ऑप्शन में फिर से कैन दे रखा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। नंबर 9 है वॉइस वाला प्रश्न है। वॉइस में द प्रोग्राम हैड बीन अटेंडेड बाय द गेस्ट। तो हैड बीन अटेंडेड है, इसका मतलब पैसिव है, एक्टिव करोगे तो बीन को हटाओगे तो हैड अटेंडेड होना चाहिए। इसमें दे रखा है इज, इसमें दे रखा है हैज, यहां दे रखा है इज, ये आपका आंसर हुआ नंबर 2। अब पैराजंबल है, और पैराजंबल में वैसे ही अप्रोच करना ही है ऑप्शन देखकर। ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑप्शन में बी ए ए डी, 2 बार ए है तो पहले ए वाला देख लो। नेपोलियन गेव द सिटी, अब ये नेपोलियन ने शहर को दिया किंगडम ऑफ बवारिया इन 1806। अब ये कौन सा शहर है, दे लगा रखा है, इसका मतलब किसी न किसी शहर की चर्चा पहले हो चुकी है, हमें अभी तक नहीं पता कि शहर कौन सा है, तो ए से ना करके फिर दूसरा ऑप्शन देखिए। एक ऑप्शन था आपका बी से
बी में तो आ ही नहीं सकता, वर दे रखा है, तो सीधा क्रिया से तो आप स्टार्ट कर नहीं पाओगे बगैर सब्जेक्ट के, जब सब्जेक्ट होता तो ही तो वर्ब लगाओगे, तो बी से तो होने का सवाल ही नहीं। फिर बचा डी, और मतलब डी मतलब 4 नंबर, ये 1 2 3 4 मार्क कर रखा है मैंने, तो 4 नंबर देखेंगे तो इंसब्रक वॉज चार्टर्ड इन 1239, पास्ड टू द हैब्सबर्ग्स इन 1363। तो ये जो एक शहर है इसको स्थापित किया गया इसमें, चार्टर्ड का मतलब इसका संविधान बना, ये स्थापित हुआ इसमें, और इसको फिर पास कर दिया गया इस तक 1363 में। डी के बाद में दे रखा है सी, और सी में दे रखा है कि ये जो डेट थी 1239 के अंदर इसको स्थापित किया गया, 1363 में इसको हैब्सबर्ग्स के अंदर मतलब इसको सौंप दिया गया, पास कर दिया गया। 1420 में क्या हुआ, ये कैपिटल बन गया टिरोल की, है ना, तो ये हो गया, इससे जुड़ गई बात। इसका मतलब ये 4 के बाद में 3, मतलब डी के बाद में सी आएगा, और डी के बाद में सी, हम बी तो वैसे ही काट चुके हैं, डी के बाद में सी यहाँ था नहीं, इन दो में से ही आंसर आना चाहिए था। लेकिन चूंकि अभी आपने देखा कि ए में हमने देखा कि सिटी कौन सी है, कहाँ से चर्चा शुरू हुई, तो चर्चा यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है। और भी आगे पढ़ सकते हैं। ए में कह रहा है कि फिर नेपोलियन ने ये शहर जो है बावारिया किंगडम को दे दिया। अब आप में से कुछ ये भी बुद्धि लगाएंगे कि यहाँ पे तो डेट से भी सीधा सीधा हो ही रहा है, आप अगर डेट देखेंगे तो भी ये एक संयोग है, केवल आपको ये तरीका यूज़ नहीं करना है एग्जाम में। फिलहाल तो ये संयोग कोइंसिडेंस है कि आप देखें सबसे पहले ये डेट दे रखी है, ये ईयर दे रखा है, इसके बाद में ये ईयर है, ठीक है, इसके बाद में 1806 और 1809 की बात है, ठीक। तो इसलिए आप कहीं ऐसा मत सोच लेना कि इस तरह से भी किया जा सकता है। परीक्षा में हो सकता है कि इसमें कुछ ऐसी बातें हों जो कंफ्यूज करने के लिए दे रखी हो, तो ये डेट से अप्रोच नहीं करनी है, सेंटेंस पढ़कर ही अप्रोच करनी है। आपका आंसर आ जाएगा 4 नंबर। एक पूछा है कि मिस स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, तो मिस स्पेल्ड वर्ड में आर्चरी जो है वो तीरंदाजी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? तीरंदाजी, और ये बिल्कुल सही है वर्ड। फिर है आर्डस, इसकी स्पेलिंग गलत है, ARDUOUS, आर्डस। इसका मतलब कठिन होता है, जो दुस्साध्य हो, मतलब कहें कि जिसको हल करना मुश्किल हो, जो टैकल करना मुश्किल हो, जो कोई चीज़ मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है, उसको बोलते हैं आर्डस। ऑथेंटिसिटी जो है इसकी, ये सही है, इसका मतलब असली, असली होने की क्वालिटी, द प्रोसेस ऑफ बीइंग या द स्टेट ऑफ बीइंग ऑथेंटिक। और अथॉरिटी का मतलब अधिकारी होता है। आपका आंसर आ जाएगा 2 नंबर। फिर एक बार फिर वॉइस का क्वेश्चन है, तो वॉइस के क्वेश्चन में हिज एम्प्लॉयर ट्रस्ट हिम कंप्लीटली, तो ट्रस्ट यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म है तो इसका पैसिव किससे बनेगा? इज एम आर से बनेगा, ठीक है। तो इज एम आर से बनेगा तो ही के साथ में इज आएगा, तो ही इज देखो कहाँ पे है, ही इज, तो यहाँ देखो वॉज दे दिया, यहाँ पे वॉज है, यहाँ हैज़ है, ये बचा हुआ है ही इज, आगे हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ईडियम देखिए, ईडियम में कहा है ही वॉज बेंट ऑन गेटिंग मैरिड एज सुन एज पॉसिबल, तो यहाँ पे किसका बताना है मीनिंग, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि बेंट ऑन का मतलब बताना था। अगर कोई व्यक्ति बेंट ऑन है कुछ करने के लिए, पहली बात तो बेंट ऑन भी होता है और बेंट अपॉन भी होता है। कहीं परीक्षा में कोई फिल इन द ब्लैंक्स का प्रश्न आ जाए और आपको ये दोनों ऑप्शन दे रखे हों, तो पहली प्रायोरिटी होगी आपकी ऑन, अगर वो नहीं है तो फिर आप जाइएगा किसकी तरफ? अपॉन की तरफ। वैसे बेंट ऑन का मतलब क्या होता है? बेंट ऑन का मतलब है कोई चीज़ करने पे उतारू होना, बहुत ही दृढ़ निश्चय कर लेना कि हाँ ये काम तो करके ही रहेंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? 4 नंबर, टू बी डिटरमिन्ड टू डू और हैव समथिंग, मतलब एकदम दृढ़ होना कि कुछ करना है उसके लिए, तो उसको बोलेंगे बेंट ऑन गेटिंग। अभी ये कह रहा है कि वो शादी करने पर काफ़ी, मतलब कहें कि डिटरमिन्ड था, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। एक कॉमन एरर का प्रश्न है, उसके बाद में एक और पैसेज है। तो कॉमन एरर के प्रश्न में अगर बात करें तो इंसबर्ग इज नाउ अ मल्टीकल्चरल सिटी फुल ऑफ, देखिए फुल के साथ में लगता है ऑफ, और फिल्ड होता है उसके साथ लगता है विद, दोनों का मतलब होता है भरा हुआ होना। फुल ऑफ होता है, फिल्ड विद होता है, तो यहाँ पे फ्रॉम को हटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा फुल ऑफ। तो इंसबर्ग जो है क्या मतलब कह रहा है कि इज नाउ ए मल्टीकल्चरल सिटी, यहाँ पे बहुत सारी सभ्यता संस्कृति है, भरी हुई है ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल साइट से, मतलब काफ़ी अच्छे सुंदर ऐतिहासिक स्थल हैं, एंड राइट इन द नेक ऑफ द ऑस्ट्रेलियन एल्प्स, और ऑस्ट्रियन एल्प्स जो है उसके बिल्कुल नेक पे स्थित है ना, ये कह रहा है। तो ये इसकी स्थिति बताइए भौगोलिक दृष्टिकोण से, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा फुल ऑफ। फिर एक और पैसेज है,
पैसेज को करने के लिए वही अप्रोच अपनाएंगे, और ये पैसेज थोड़ा सा पढ़ोगे आप तो अब लैंग्वेज समझ में आएगी। ये पिछले पैसेज की तुलना में थोड़ा आसान सा नजर आएगा लैंग्वेज वाइज, बाकी हमें लैंग्वेज से मतलब होना नहीं चाहिए पैसेज में, सीधे क्वेश्चन को पढ़कर अप्रोच करनी है। पहला प्रश्न है 15 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अर्लियर इटालियन सिविलाइजेशन एज मेंशन्ड इन द पैसेज, कि पैसेज में जो मेंशन किया गया है उसके अकॉर्डिंग कौन सी मतलब पूर्व इटालियन सभ्यता नहीं है, ठीक है, लैटिन, रोमन, सेबाइन या इट्रुस्कन, तो कौन सा नहीं है, तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा पैसेज, ठीक है, ये पैसेज आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कह रहा है एज लेजेंड हैज इट, लेजेंड का मतलब पौराणिक कथा जो भी कहा गया उसके बारे में, उसके अकॉर्डिंग रोम को स्थापित किया किसने, 753 बीसी के अंदर रोमुलस और रेमस नाम के शख्स ने। ये दोनों जुड़वा बच्चे थे मार्स के, जो कि गॉड ऑफ वॉर है, ठीक है। दे हैड बीन लेफ्ट टू ड्रॉन इन अ बास्केट ऑन द टाइबर रिवर बाई ए किंग ऑफ नियर बाई रीजन एंड वर रेस्क्यूड बाई ए शी वॉल्फ। अब ये आपको ट्रांसलेशन यहाँ पे करना नहीं है, जस्ट यू हैव टू सी कीवर्ड्स एंड देन यू जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर टू द क्वेश्चन, और वहाँ पे टिक करिए और आपका काम हो गया। The twins lived to defeat that king and founded their own city on the river's bank in 1753 BC. After killing his brother, Romulus became the first king of Rome, which is named after him. A line of Sabine, Latin and Etruscan. Earlier Italian civilization. क्या कहा था, कौन सा नहीं है, तो तीन नाम आ गए, एक सेबाइन है, एक लैटिन है, एक इट्रुस्कन है। क्या नहीं है, तो आप आइए प्रश्न में फिर से, तो यहाँ पे लैटिन शब्द आया, इट्रुस्कन शब्द आया, सेबाइन शब्द आया, ये नहीं आया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा रोमन, ठीक है, ये नाम वहां पे आया नहीं, तो ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। 16 कह रहा है ल्यूसियस टार्क्विनियस वॉज ओवरथ्रोन बिकॉज ही वॉज ए, तो यहाँ पे जो ये आए ना ल्यूसियस टार्क्विनियस, जहाँ भी आए वहाँ रुकेंगे हम, तो उससे आगे ही पढ़ें। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको पैसेज में आगे बढ़ना है, जब तक कि ट्रू और फॉल्स की बात ना करे तब तक तो आप आगे से आगे चलते जाएं, ठीक है। ये तो हो गया। रोम जेरा एज ए मोनार्की एंडेड इन 509 BC विद द ओवरथ्रो ऑफ इट्स 7th किंग, आ गया नाम ल्यूसियस टार्क्विनियस सुपरबस, whom ancient historians portrayed as cruel and tyrannical compared to his benevolent predecessors, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि क्यों हटाया गया इसको, क्योंकि ये क्या था, क्रूअल था, टायरेनिकल था, ठीक है। तो आइए ऑप्शन में, तो क्यों हटाया गया, नॉन हेरिडेटरी किंग है, ये ऑप्शन नहीं है, क्रूअल मोनार्क था, डिसेंडेंट ऑफ रोमुलस था, जेनरस रूलर था, क्रूअल मोनार्क था, ये आपका इसका आंसर होगा, इसलिए इसको ओवरथ्रो किया गया। ओवरथ्रो का मतलब है अपने पद से हटाना, तख्ता पलट करना। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द पैसेज मेनली अबाउट, ये पैसेज किसके बारे में है, तो आप यहां तक भी पढ़ेंगे तो भी आपको निकलने में आ जाएगा कि क्या है ये। तो ये जो है ये एक्चुअल में रोम की हिस्ट्री के बारे में है, कि रोम किसके द्वारा फाउंड किया गया, कौन सी कहानी है, ये सब बताया है। तो द हिस्ट्री ऑफ रोम इसका सही आंसर होगा। अब पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, अब इसका मतलब पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, कौन सी बात सत्य नहीं है। तो पहली बात तो पूछी है कि 12 टेबल्स इज द रोमन कोड ऑफ लॉ, ये सच है क्या। रोमुलस एंड रेमस फाउंडेड द सिटी ऑफ रोम, ये तो सही है कि ये दोनों जो लड़के थे मार्स के, उन्होंने ही सिटी फाउंड की थी। फिर दो, ये तीन चीजें पढ़नी पड़ेगी। तो 12 टेबल्स वाली बात आई कहाँ पे है वो देखो, अभी तक हमने पढ़ा वहां तक तो नहीं आया। फिर देखो और क्या था, एक बार वो भी पढ़ लो ताकि आपको कीवर्ड्स याद रह जाएं। एक पूछा है 12 टेबल्स, एक पूछा है कॉन्सुल्स वर इलेक्टेड एवरी 2 years बाय द पीपल। कॉन्सुल्स का मतलब दूत होते हैं, ठीक है। कॉन्सुलेट्स जो सुनते हो आप, रिप्रेजेंटेटिव्स एक प्रकार से कह सकते हो, इसकी बात आए। और इलेक्टेड मजिस्ट्रेट सर्व्ड एज कमांडर्स इन चीफ, इसकी बात आए। तो कीवर्ड्स क्या हैं, कीवर्ड्स वहाँ रुकेंगे जहाँ 12 टेबल्स नाम दे रखा होगा, आप वहाँ रुकेंगे जहाँ पे कॉन्सुल्स वाली बात दे रखी होगी, और वहाँ रुकेंगे जहाँ पे इलेक्टेड मजिस्ट्रेट्स की बात दे रखी होगी। तो देखिए आप पीछे चलिए फिर से। अब कह रहा है रोम नाउ टर्न्ड फ्रॉम अ मोनार्की इनटू अ रिपब्लिक, द पावर ऑफ द मोनार्क पास टू 2 annually इलेक्टेड मजिस्ट्रेट्स, ठीक है।
कॉल्ड, क्या कहा गया इन मजिस्ट्रेट्स को? इनको कहा गया कॉन्सुल्स। इन मजिस्ट्रेट को ही क्या कहा गया? कॉन्सुल्स। और दे ऑल्सो सर्व्ड एज कमांडर्स इन चीफ। तो वो बात सच हो गई कि भाई कॉन्सुल्स जो मतलब ये जो मजिस्ट्रेट्स हैं वो कमांडर इन चीफ कहलाते थे, ये बात सच है। अब यहाँ पे अगर इन्हीं को कॉन्सुल कहा गया है तो बात देखो फिर से एक बार ध्यान से कि ये कह रहा है कि 2 एनुअली इलेक्टेड मजिस्ट्रेट्स, मतलब कॉन्सुल्स एक साल में 2 नियुक्त होते थे। जबकि आप ध्यान से अगर पढ़ के आए हैं प्रश्न को तो यहाँ क्या कह रखा है कि कॉन्सुल्स जो हैं वो इलेक्ट किए गए एवरी 2 ईयर्स बाय द पीपल। हर 2 साल में, हर 2 साल के लिए नियुक्त होते थे। ऐसा नहीं है 2 साल से एक बार नहीं है, एक साल में 2 बार था। ध्यान से पढ़ना था आपको यहाँ पे, एक साल में 2 बार नियुक्त करने थे। ऐसा नहीं है कि 2 साल से एक बार। तो आपका यही आंसर है, क्योंकि आपको पूछा था कि कौन सा कथन असत्य है, तो ये वाला कथन असत्य है। ठीक है, अब आप आइए 19 में, और 19 में आपसे पूछा क्या है? रोम बिकेम अ रिपब्लिक। रोम रिपब्लिक कब बना? तो रिपब्लिक वाली बात आई थी अभी कि रोम रिपब्लिक कब बना। तो देखो ये देखा है कि रोम जो है वो अब रिपब्लिक में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये वाली बात यहाँ पे तो दे रखी है, लेकिन रिपब्लिक कब बना वो आपको दे नहीं रखा। ठीक है, इसमें तो दे नहीं रखा यहाँ पे। और इससे पहले देखोगे, ये देखो रोम्स मोनार्की एंडेड। रोम की मोनार्की शासन है वो खत्म कब हुआ? 509 बीसी के अंदर। तभी जाके क्या हुआ? मोनार्की खत्म हुई, तो अब क्या आ गया? रिपब्लिक आ गया। तो इसका मतलब 509 बीसी ही आपका आंसर आएगा। तो यहाँ देखो 509 बीसी दे रखा है आपको 1 नंबर में, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो ऐसे कीवर्ड से ही आपको पैसेज करना है, और मुझे लगता है बहुत आपको हेल्प मिलेगी इस अप्रोच से अगर आप परीक्षा में पैसेज को हल करेंगे तो।